कक्षा 10 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु पढ़ रहे हैं। इस अध्याय को हम पूरा पढ़ चुके हैं टॉपिक वाइज, लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें काफ़ी समय हो जाता है पढ़ने के बाद तो कुछ चीज़ें मिस कर जाती हैं, इसलिए इस पूरे अध्याय का आज हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार पढ़ चुके हैं, अब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, जिससे जो चीज़ें हमारे दिमाग से मिस हो गई हों वो फिर से रिमाइंड हो जाएं। तो आज की क्लास है रिवीजन की क्लास, अध्याय 3 धातु एवं अधातु की। इस अध्याय में कौन कौन से पॉइंट थे जो हमने पढ़े हैं अभी तक। पहली चीज़ यह पढ़ा कि धातु किसे कहते हैं। कोई भी तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करके धनायन बनता है वह धातु कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनता है वह अधातु कहलाता है। धातुओं के भौतिक गुण हमने पढ़े, चमक, कठोरता, रूपीयावस्था, आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, घनत्व, ध्वनि, ऑक्साइड, ये सारे गुण हमने पढ़े। चमक, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, वह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सिर्फ पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। उनमें आघातवर्धता का गुण पाया जाता है धातुओं में। आघातवर्धता का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ को अगर हम पीट करके एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकें तो वह गुण कहते हैं कि वह आघातवर्ध धातु पदार्थ है, और इस गुण को कहते हैं आघातवर्धता। तन्यता, अगर किसी धातु को एक पतले तार के रूप में बदला जा सके तो वह तन्य धातु कहलाती है, और इस गुण को तन्यता कहते हैं। सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। घनत्व इनका अधिक होता है, सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके बाकी धातुएं जो हैं उनका घनत्व अधिक होता है। ध्वनि, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 धातुएं ऐसी हैं जिनका घनत्व कम होता है, बाकी सबका घनत्व बहुत अधिक होता है। इनको अगर हम आघात पहुंचाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। अधातुओं के भौतिक गुण, इनमें भी चमक, कठोरता, रूपावस्था, आघातवर्धता, तन्यता, विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, घनत्व, ध्वनि एवं ऑक्साइड। चमक नहीं पाई जाती है। कठोरता, कठोर नहीं होती हैं बल्कि भंगुर होती हैं अधातुएं। एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में, एकमात्र ऐसी अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन होती है वह। रूप या अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं यह। आघातवर्धता का गुण नहीं पाया जाता है, तन्य नहीं होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट ऐसा पदार्थ है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, वह कार्बन का अपर रूप होता है। कठोरता में सभी धातुएं भंगुर होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हीरा एक ऐसी अधातु है जो कि प्रकृति का सबसे कठोरतम तत्व माना जाता है। घनत्व तो कम होता है, ध्वनि नहीं करते हैं, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इनके ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं, जैसे SO2, CO2, NO2 एक्सेट्रा। यह चीज़ें हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट था धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करते हैं तो धातु और ऑक्सीजन मिल करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। वह अम्लों के साथ भी क्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया करते हैं। धातुओं की जल के साथ अब क्रिया क्या होती है। धातुएं जल के साथ अब क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। अगर ऑक्साइड भी बनता है तो वह धातु ऑक्साइड भी जल से अब क्रिया करके फिर धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो कह सकते हैं कि जल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, अंततः धातु हाइड्रोक्साइड। धातुओं की अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, और तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं धातुओं के लवण, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक चीज़ हमने पढ़ा एक्वारेजिया के बारे में, अम्लराज। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को
3:1 के अनुपात में मिला करके तैयार किया जाता है, यह कह सकते हैं उसका मिश्रण होता है। इसमें यह विशेषता होती है कि यह जो बिल्कुल कठोर से कठोर धातु हो, सोना, प्लेटिनम, इन सबको भी इसमें गलाने की क्षमता होती है, जबकि अकेला कोई भी अम्ल इन धातुओं को गला नहीं सकता है। धातुएं अन्य धातु लवणों के साथ किस तरह क्रिया करती हैं यह देख लें। मान लीजिए धातु ए है, हम उससे क्रिया करवाते हैं धातु बी के लवण के साथ, तो होता क्या है कि धातु ए जो है वह धातु बी के लवण के साथ खुद जुड़ जाती है और धातु बी को स्वतंत्र कर देती है, विस्थापित कर देती है। इसे हम विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, आगे जान लेंगे कि क्यों वो उसको हटाकर खुद जुड़ जा रहा है। एक होती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है जान लें। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के जब बढ़ते हुए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार तैयार जो श्रेणी होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। किस ध्यान से सुनेंगे फिर से। धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जब हम धातुओं को व्यवस्थित करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इस तरह जो श्रेणी तैयार होती है वह सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कहने का मतलब कि यह मान लीजिए हम यहाँ एक धातु रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, तो जो सबसे ऊपर धातु है वह सबसे अधिक सक्रिय होगी और जो सबसे नीचे धातु है वह सबसे कम सक्रिय होगी और बीच की धातु मध्यम सक्रिय मानी जाती है। तो इस तरह अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही यह जो धातु लवणों के साथ अभिक्रिया है इसको हम समझा सकते हैं कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती हैं वह अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके धातु लवणों से विस्थापित कर सकती हैं या विस्थापित करके स्वयं उस धातु लवण के साथ जुड़ जाती हैं। यह होती है सक्रियता श्रेणी। उसके बाद हमने पढ़ा कि धातुओं की अधातुओं के साथ कैसे अपक्रिया होती है। धातुओं हमने पढ़ा कि धातुएं इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं और धनायन बनती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनती हैं। तो जब भी यह दोनों पदार्थ, दोनों तरह के तत्व धातु एवं अधातु आपस में अपक्रिया करते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होकर ही यह अपक्रियाएँ संपन्न होती हैं और इलेक्ट्रॉन के लेन देन, आदान प्रदान के द्वारा जो यौगिक बनते हैं, आदान प्रदान करके जो यौगिक बनते हैं वह यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पहले आयन बनता है फिर यौगिक बनता है। तो इस तरह के यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम है वह Na+ बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। क्लोरीन है वह इलेक्ट्रॉन अधातु है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बन जाता है। दोनों आयन बन गए। फिर Na का जो प्लस है, एक अधिक हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वह Cl ग्रहण कर लेता है, दोनों मिलकर के NaCl यौगिक बना लेते हैं, जिसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील लेकिन कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं और विद्युत के चालक होते हैं, कठोर होते हैं। यह सारी विशेषताएं आयनिक यौगिकों में पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं उसको समझने से पहले ये 3 चीज़ें जान लें। खनिज, अयस्क और गैंग क्या होते हैं आपको बताया गया है, फिर भी जान लें एक बार। खनिज वह पदार्थ जो कि मिट्टी से खोद कर निकाले जाते हैं, मिट्टी के नीचे से खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं, वह खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। और खनिज में जो भी मिट्टी, बालू, रेत उपस्थित रहती है खनिज के साथ, उसको हम गैंग कहते हैं।
तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं मिट्टी जब ज़मीन से खुदाई करते हैं। तो खनिज प्राप्त हुआ, वो अगर उसमें धातु की मात्रा अधिक हुई तो वह अयस्क कहलाएगा, और उसमें जो अशुद्धियाँ शामिल होंगी वह गैंग कहलाएंगे। धातुओं की प्राप्ति के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा होता है निष्कर्षण, तीसरा होता है परिष्करण। तो समृद्धिकरण चुंबकीय विधि द्वारा, पानी द्वारा छान कर, यह सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम अयस्क से जो अशुद्धियां हैं, गैंग हैं, उनको साफ करते हैं। अयस्क की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि उनके समृद्धिकरण की कौन सी विधि हम अपनाएंगे। तो यह समृद्धिकरण किया जाता है पहले खनिजों का, अयस्कों का। उसके बाद उससे हम धातु निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वह तो सामान्यतः स्वतंत्र रूप में मिलती हैं, प्रकृति में किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, जैसे सोना और चांदी, प्लेटिनम। ये सारी धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं और प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ कम क्रियाशील धातुएं ऑक्साइड के रूप में भी मिलती हैं, लेकिन उनका और ऑक्सीजन के बीच का बंधन इतना कमज़ोर होता है कि अगर हम उन्हें गर्म कर देते हैं तो वह ऑक्सीजन निकल जाता है और सिर्फ शुद्ध धातु, सिर्फ सीधे गर्म करके ही हम शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। कम सक्रिय धातुओं का जो मध्यम सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वह 2 रूपों में पाए जाते हैं। मध्यम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट के रूप में, दूसरे सल्फाइड के रूप में। जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं उनका हम करते हैं भर्जन, और जो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं उनका करते हैं निस्तापन। भर्जन और निस्तापन करके इन कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। भर्जन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, और निस्तापन होता है बिना ऑक्सीजन के गर्म करना। तो सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करते हैं, कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन करते हैं। दोनों का भर्जन या निस्तापन करने के उपरांत उन्हें हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और फिर उस ऑक्साइड का अपचयन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो यह क्रियाएं जो हैं होती हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं की। जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनका कैसे निष्कर्षण करते हैं? अधिक क्रियाशील धातुओं को हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग करते हैं। उसके बाद इन प्राप्त धातुओं का हम निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटनी यंत्र का उपयोग करते हैं। जिस धातु का परिष्करण करना होता है उसको हम एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और उसी की शुद्ध धातु की छड़ को हम कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध धातु की जो छड़ है वह धीरे धीरे पिघल जाती है, उस लवण के विलयन में मिल जाती है, धातु लवण के, और उतनी ही धातु शुद्ध धातु की छड़ पर जमा हो जाती है। यह जो विलयन है अशुद्ध धातु का जिसे हमने एनोड बनाया था वह धीरे धीरे पूरा घुल जाती है। जो अविलेय शुद्धियाँ होती हैं वो नीचे पड़ी रह जाती हैं, जिसे हम एनोड पंख के नाम से जानते हैं। धातुओं में एक समस्या होती है, वह संक्षारित होती हैं। संक्षारण क्या होता है? खुली हवा और नमी में रखने पर जिंक, चांदी, लोहा, तांबा, यह सभी पदार्थ जो हैं, खासकर चांदी, तांबा और लोहा, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में इनमें परत जम जाती है, ऊपरी परत, जो कि ऑक्सीजन और नमी से अपक्रिया के कारण होता है। तो यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके इनकी ऊपरी परत का खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। इससे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, उस पर ऐसा लेपन करके या उसकी मिश्र धातु बनाकर हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन किसी भी इस लोहे इस्पात की
वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। मिश्रात क्या होते हैं? यह दो धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है और इससे मिश्र धातु बनाकर भी हम वस्तुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में पढ़ी थी और इसका हमने पूरा समरी देखा, पूरा रिवीजन किया गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमने पढ़ा है। और आप जो भी चीज़ें आपको थोड़ा सा भी संदेहास्पद लगती हैं, पीछे के वीडियोस देख करके उस टॉपिक से संबंधित आप उसको क्लियर कर सकते हैं या हमसे पूछकर उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो यह आपका रिवीजन क्लास था और इस क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक आप घर पे रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।